अचीवमेंट तो अचीवमेंट होती है। हमारी अचीवमेंट ये बहुत अच्छी है, पर मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ये केवल इस साल की अचीवमेंट नहीं है। पिछले 4 साल से हमारे यहाँ फेल होने का तो कोई मतलब ही नहीं कि कोई बच्चा फेल हो जाए। इस साल भी एक लड़की लगातार बीमार चल रही थी, वही सेकंड डिवीजन में है। बाकी फर्स्ट डिवीजन से ऊपर-ऊपर ही रहते हैं बच्चे। तो ये जो अचीवमेंट है वो एक दिन की नहीं है, ये हमारी लगातार कंटिन्यूअस जो हम मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया माहौल दे रहे हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा क्या आपकी टीचर को दे। क्या रणनीति रहती है, क्या प्लानिंग रहती है कि दूसरे स्कूल भी आपसे सीख लेकर वो इस तरह की रणनीति को अपनाएं, ताकि उनके बच्चे भी जितने आपका परफॉर्मेंस हो पाए उतना परफॉर्मेंस वो भी कर सके। तो आप रणनीति का खुलासा करें, प्लानिंग का खुलासा करें यहाँ। अच्छा, आप रणनीति की पूछ रहे हैं, मैं आपको मजाक भी है। एक घड़ी थी हमारे पास, मेरे पास, वो हमारी एक मैडम थी, वो अमेरिका चली गई। उन्होंने कहा भाई ये, मैंने कहा जी आप घड़ी छोड़ गई, बोले किसी बच्चे को दे देना। मैंने ये कह दिया कि ये घड़ी 50,000 रुपए की है और उस बच्चे को मिलेगी जो क्लास में टॉप करेगा। और उसका नतीजा क्या हुआ कि लड़कियों में कंपटीशन आ गया कि मैं अचीव करूंगी, मैं लूंगी इस घड़ी को, मैं लूंगी। और आखिर के अंदर एक लड़के ने 494 नंबर लिए। लेकिन हमने अभी सेलिब्रेट किया, उस दिन हमने सारी लड़कियों को ही घड़ी दे दी, एक एक रिस्ट वॉच। तो ये एक मोटिवेशन होता है कि हमने किस तरह से तैयार करना है। उनमें बच्चों में तो एक कंपटीशन की भावना पैदा करनी होती है कि बेटा आप ऐसा करोगे। डिजिटल को लेकर बड़े संजीदगा रहते हैं, तो कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन होना चाहिए और शुरू भी स्कूलों से होना चाहिए। तो आप डिजिटल को कितना महत्व देते हैं कि आप बच्चों को एआई लैब, कंप्यूटर लैब, रोबोटिक लैब, तो इस तरह से आप क्या क्या मैनेज करते हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए, ताकि भारत सरकार का भी सपना जो है वो साकार हो सके। देखिए अभी तो हमारे पास कंप्यूटर लैब है, सारे जो हैं बच्चों के पास लैपटॉप हैं। अभी एआई लैब या रोबोटिक लैब अभी नहीं है। हाँ, अब हमारी अगली जो प्लान है वो ये ज़रूर है कि हम जो है ना रोबोटिक लैब बनाएँ, क्योंकि आने वाला टाइम जो है ना सारा एआई का आ रहा है। कोई भी वारफेयर हो, कोई भी एजुकेशन हो, कोई भी सिस्टम, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम करेगी, रोबोट ही काम करेंगे। तो इस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा, स्कूल को नहीं पूरे देश को आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी आपने देखा, अभी पीछे पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, तो उसके अंदर सारा एआई का कितना बड़ा रोल रहा। कोई कहीं से मिसाइल जा रही है, कहीं पहुंच रही है, किसी को नष्ट कर रही है, सैटेलाइट ऊपर से देख करके आदेश दे रहे हैं। तो आने वाला टाइम जो है ना वो एआई का ही है। आज हम खड़े हैं एक ग्रामीण ग्रामीण आंचल के स्कूल में, बीएमबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल डाडावास। इन्होंने एक उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है पूरे गुड़गांव जिले में। इनकी एक बिटिया पूरे गुड़गांव जिले में फर्स्ट आई है, गुड़गांव जिले को टॉप किया है। और 20 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ऊपर अंक हासिल किए हैं। और 83% वो बच्चे हैं जिन्होंने मेरिट में स्थान हासिल किया है। यानी कि 47 बच्चों में से 39 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरिट में स्थान हासिल किया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट को सुनकर हम इस स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और इनके मैनेजर से बात करेंगे किस तरह से इन्होंने चीज़ों को सकारात्मक किया, सार्थक किया और इस तरह से इतने उत्कृष्ट रिजल्ट आने के पीछे कारण क्या रहा। सर, पत्रिका संवाद में आपका स्वागत है। थैंक यू। एक इतना बड़ा उम्दा रिजल्ट आप लेकर आए हैं, निश्चित रूप से आप गौरवान्वित हो रहे होंगे, पूरे स्कूल ही गौरवान्वित हो रहा होगा। अभी बच्चों के आपका हमने पूछा तो आप ही का नाम सबसे आगे आया कि आपने मेहनत ज़्यादा कराई होगी। तो आपने प्लानिंग की होगी और प्लानिंग का एग्जीक्यूशन आपकी टीम ने किया होगा, उस तरह से उम्दा रिजल्ट आ पाया। तो इस उम्दा रिजल्ट के आने के पीछे आप क्या मानते हैं कि कौन कौन से कारण रहे और किस किस तरह से मेहनत की गई होगी। देखिए हमारी एक टीम है और हम एज टीम काम करते हैं सारे के सारे। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं दिल्ली में टीचर था, वहाँ से रिटायर होने के बाद 2010 से एज ऑनररी परमानेंट मेंबर के मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ। और 24 आवर्स मेरी सर्विसेज जो हैं वो स्कूल के लिए हैं। मैं स्कूल के लिए समर्पित हूँ। ये एक ट्रस्ट का स्कूल है और इसके अंदर लगभग 220 लाइफ मेंबर हैं और हम 5 ट्रस्टी हैं और साथ में एक मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें भी 10-12 मेंबर हैं। तो हम सब ये सोच करके चले थे कि हमारे इलाके के अंदर
पटौदी और रेवाड़ी के बीच में कोई ऐसा स्कूल होना चाहिए जो देहात के बच्चों को बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचा सके। हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक हम उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए। हमारे पहले जैन साहब थे, अभी पीछे उनका शरीर पूरा हो गया। उनका एक सपना था कि या तो 100% बच्चों की मेरिट आनी चाहिए, या आपके बच्चे आईआईटी या नीट या एनडीए वगैरह में निकलने चाहिए। तो हम कोशिश में लगे हुए हैं कि 100% मेरिट अगले 2 साल में हम अचीव कर लेंगे। अभी 83% मेरिट है, लास्ट ईयर 72% मेरिट थी, उससे पहले 57% मेरिट थी। तो हर साल हमारी मेरिट बढ़ती जा रही है। इसका श्रेय मैं, जहाँ मेरी पूरी मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने सारी जिम्मेवारी डाल रखी है मेरे ऊपर। तो वो भी ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, ये काम कर रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा पूरी ज़िंदगी, 40 साल की सर्विस दिल्ली की रही। तो मैं जानता हूँ कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे अच्छा रिजल्ट निकाला जाए, टीचर से किस तरह से काम लिया जाए। हमारे यहाँ जो भी टीचर हैं, यद्यपि ये एक प्राइवेट स्कूल है, लेकिन यहाँ से मोटिवेशन बहुत रोल प्ले करता है किसी भी टीम से काम करवाने के लिए। आपके टीचर्स आपकी टीम है, उनसे काम करवाने के लिए उनको मोटिवेट रखना पड़ता है। कभी भी वो डिमोटिवेटेड हुए तो काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बच्चे भी मोटिवेशन से लबालब होने चाहिए। तो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आपका किस तरह से कोई एक्टिविटी कराते हैं, कोई काउंसलिंग सेशन कराते हैं, या खुद ही कर देते हैं, या क्या किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं अपनी टीम को? देखिए, पहली बात तो ये मैं बताऊं आपको कि आपने मोटिवेशन की बात की। हमारे यहाँ एक फैमिली एटमॉस्फेयर है। हम कभी टीचर्स पे दबाव नहीं डालते। वो ऐसे काम करते हैं जैसे उनका अपना स्कूल हो। हम, मेरे पास यहाँ 34 टीचर हैं। वैसे टोटल मिलाकर के 60 एम्प्लाई हैं, लेकिन टीचिंग स्टाफ जो है ना वो 34 है। हम उन पे दबाव नहीं डालते, उनको समझाते रहते हैं, तरीका बताते हैं कि किस तरह से क्लासरूम टीचिंग अगर आपकी इफेक्टिव होगी तो रिजल्ट किस तरह से अच्छे आएंगे, किस सब्जेक्ट को कैसे आपने पढ़ाना है। वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते रहते हैं। बीच बीच में हमारे यहाँ कई एक सेमिनार भी कराते हैं हम, एजुकेशनिस्ट को भी बुलाते हैं, उनके भी लेक्चर कराते हैं। तो इस तरह से एक, जब किसी स्कूल के अंदर फैमिली एटमोसफियर हो ना, बाकी प्राइवेट स्कूलों में आमतौर पर कम देखा जाता है। वहाँ पर दबाव ज़्यादा होता है टीचर्स के ऊपर कि कहीं हमें नौकरी से निकाल दें, ये हो जाए वो हो जाए। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कोई टीचर गवर्नमेंट जॉब अगर उसको मिलेगी तो जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अगर हमारा कोई दूसरा स्कूल हमारे किसी टीचर को 5,000 रुपये ज़्यादा सैलरी देता है, बिल्कुल नहीं जाएगा टीचर। क्योंकि हमने एक ऐसा माहौल पैदा किया हुआ है कि टीचर अपने आप काम करते हैं। अच्छा, रही आपने मोटिवेशन की बात, कि अब हम बच्चों को कई तरह से मोटिवेट करते हैं। मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर हमारे 2 बच्चे, एक लड़के एक लड़का, आईआईटी क्रैक कर गए हैं। एक लड़की हमारे पड़ोस के गांव की है, वो आईआईटी खड़गपुर से कर रही है। एक लड़का दूसरा हमारा आईआईटी धनबाद से काम कर रहा है। उससे पिछले साल हमारी एनआईटी में लड़की गई है, एक लड़का गया है। और इस साल भी हमारी एक नीट के अंदर हमें उम्मीद है वो लड़की निकल जाएगी। और अगले साल से तो मेरा ख्याल है शायद पूरे इलाके में हम सबसे ज़्यादा बच्चे अपने एनआईटी या आईआईटी या नीट के अंदर भेजेंगे। तो अभी अभी हमने बात करी है 10th क्लास की। आज हमारा स्पेशल फोकस 10th क्लास पर था। 12th क्लास के बच्चे रिजल्ट आने के बाद जा चुके हैं, वो अवेलेबल नहीं थे। तो 12th क्लास के बारे में भी आप उसके रिजल्ट के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए कि वो किस तरह का रिजल्ट आया। 10th का तो इतना अच्छा रिजल्ट आया ही आया है, लेकिन 12th में आपकी पोजीशन क्या रही? हाँ, देखिए, 12th में हमारे 43 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 35 मेरिट में। और जो सबसे टॉप किया जिस लड़के ने, हितेश कुमार, गांव इंछापुरी से है, साइंस स्टूडेंट था, 95% मार्क्स लिए हैं उसने। और इस 9 लड़के जो हैं 90% से अबाव हैं। और टोटल मेरिट जो है ना वो 35 है। और ये पिछले 3 साल से लगातार बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। हमारी एडवर्टाइजमेंट कम होती है क्योंकि हम देहात में हैं। शहरों के अंदर ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, वो अधिकारी वहाँ टच में रहते हैं। और दूसरे आप लोग भी शहरों को ज़्यादा कवर करते हैं। मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप यहाँ आए और आज
हमारी जो अपने पत्रिका के माध्यम से ये मैसेज पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्या पूरे हरियाणा में पहुंचाएंगे कि देहात के अंदर भी ऐसे ऐसे स्कूल हैं जिनके रिजल्ट शहरों से भी बढ़िया हैं। और आपका आपके डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर दिया, चलो ठीक है, कभी कभी यार आ भी जाते हैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप, मैं इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मानता। बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं इस बात को मानता हूँ कि आपके 83% बच्चे मेरिट में मेरिट में आ पाए, और ट्वेल्थ में 81% बच्चे मेरिट में आ पाए। ये आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, आपके लिए नहीं, पूरा गुड़गांव जिले के लिए ये गर्व की बात है कि ये स्कूल गुड़गांव जिले में है। तो गुड़गांव जिले में इतने अच्छे तरीके से आप मेहनत करा पा रहे हैं कि 81% और 83% बच्चे मेरिट में स्थान लेकर आ पाए, ये आपके लिए बड़ी उपलब्धि है। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा कि भाई अचीवमेंट तो अचीवमेंट होती है। हमारी अचीवमेंट ये बहुत अच्छी, पर मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ये केवल इस साल की अचीवमेंट नहीं है। पिछले 4 साल से हमारे यहाँ फेल होने का तो कोई मतलब ही नहीं कि कोई बच्चा फेल हो जाए। इस साल भी एक लड़की लगातार बीमार चल रही थी, वही सेकंड डिवीजन में है। बाकी फर्स्ट डिवीजन से ऊपर ऊपर ही रहते हैं बच्चे। तो ये जो अचीवमेंट है वो एक दिन की नहीं है, ये हमारी लगातार कंटिन्यूस जो हम मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया माहौल दे रहे हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, क्या आपकी टीचर भी ठीक। क्या रणनीति रहती है, क्या प्लानिंग रहती है कि दूसरे स्कूल भी आपसे सीख लेकर वो इस तरह की रणनीति को अपनाएं, ताकि उनके बच्चे भी जितने आपका परफॉर्मेंस हो पाए उतना परफॉर्मेंस वो भी कर सके? तो आप रणनीति का खुलासा करें, प्लानिंग का खुलासा करें यहाँ। अच्छा, आप रणनीति की पूछ रहे हैं, मैं आपको मजाक भी है। एक घड़ी थी हमारे पास, मेरे पास। वो हमारी एक मैडम थी, वो अमेरिका चली गई। उन्होंने कहा भाई ये, मैंने कहा जी आप घड़ी छोड़ गई, बोले किसी बच्चे को दे देना। मैंने ये कह दिया कि ये घड़ी 50,000 रुपए की है और उस बच्चे को मिलेगी जो क्लास में टॉप करेगा। और उसका नतीजा क्या हुआ कि लड़कियों में कंपटीशन आ गया कि मैं अचीव करूंगी, मैं लूंगी इस घड़ी को, मैं लूंगी। और आखिर के अंदर एक लड़के ने 494 नंबर लिए। लेकिन हमने अभी सेलिब्रेट किया, उस दिन हमने सारी लड़कियों को ही घड़ी दे दी, एक एक रिस्ट वॉच। तो ये एक मोटिवेशन होता है कि हमने किस तरह से तैयार करना है। उनमें बच्चों में तो एक कंपटीशन की भावना पैदा करनी होती है कि बेटा आप ऐसा करोगे तो इस तरह से आगे निकलोगे। अब उसके लिए हम बीच बीच के अंदर एग्ज़ाम तो हमारे सारे साल चलते रहते हैं, हर महीने एग्ज़ाम होता है और उसके अंदर जो भी कमियां होती हैं उनको हम देखते रहते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया ना, हमारे जो मैनेजमेंट की हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, द्वारका प्रसाद जी, ये भी टीचर रहे हैं, एमएससी बीएड हैं, बिजनेस में हैं, उनका अपना कॉलेज भी चल रहा है, डीडीआर कॉलेज। ये भी बच्चों को टाइम 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 टू टाइम गाइड करते रहते हैं। हमारे शरीर पूरा हो गया, हमें बड़े दुख की बात है जैन साहब का, वो हमारे एडवाइज़र भी थे। हमारे सारी जो है ना मेहनत उनकी रही है। फाइनेंशियली पहले हम इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन उनकी कृपा से आज हम हर तरह से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। आप जब स्कूल में देखेंगे, घूमेंगे, आपको सारी चीज़ें पता लगेगा कि किस तरह से जो है ना हमारा सिस्टम है। ये आपके जब मैं एंट्री की, तो एंट्री करते ही मुझे एक पॉजिटिव वाइब नजर आई। तो मुझे ऐसा समझ नहीं आया कि मुझे लगा कि ये स्कूल बहुत उम्दा स्कूल है। कई बार जब हम एंट्री करते हैं तो गेट से हमें उतनी पॉजिटिव वाइब, जगह जगह स्कूलों में जाते रहते हैं, तो इस तरह से एक पॉजिटिव वाइब आई। तो इसका कारण आप क्या मानते हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आया। मुझे बड़ा अच्छा लगा बच्चों से मिलकर, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके प्रेसिडेंट से मिलकर, अपने आप ही। तो इस ये तो क्या मानते हैं कि ये कहीं परमपिता परमात्मा की देन रही है या कुछ अलग कोई परम कारण रहा है? देखो, परमपिता परमात्मा की देन तो हर एक के ऊपर ही रहती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो मूर्ति लगी हुई है, ये इसी गांव की एक ब्राह्मणी थी जिसने 13 एकड़ जमीन दान में दे दी और अपने हस्बैंड के नाम से ट्रस्ट बना दिया। और ये सारा स्कूल उस ट्रस्ट के अधीन चल रहा है। नंबर दो, यहाँ पर जितनी बिल्डिंग बनी हुई है, हर कमरे पे किसी का नाम है। ये मोटिवेशन ही तो है कि ये ऑडिटोरियम बना हुआ है 1 करोड़ 10 लाख का, ये 14 कमरे किसी एक ने बनवाए, ये लाइब्रेरी किसी एक ने बनवाई, साइंस लैब्स किसी ने बनवाई, पूरे केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब। इस तरह से जो लोग
दिल्ली के भी काफ़ी मेरे अपने स्टूडेंट्स मैं विश्वासन रहा, उनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, लेकिन मैंने जब उनको कहा तो 3-4 कमरे तो उन्होंने भी बनवा दिए यहाँ पर। तो इससे हमें क्या है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, इससे हमें एनर्जी मिलती है कि जिनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ने और जिन्होंने केवल संस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमें पैसा भी दिया है, हमारे लिए बिल्डिंग भी बनाई है, ज़मीन भी दी है, तो हम दिन रात यहाँ काम करें और इसमें बड़ा आनंद आता है मुझे तो ख़ास तौर पर कि मैं 24 घंटे यहाँ माननीय काम करता हूँ। माननीय मोदी जी डिजिटल को लेकर बड़े संजीदगा रहते हैं। वो कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन होना चाहिए और शुरू भी स्कूलों से होना चाहिए। तो आप डिजिटल को कितना महत्व देते हैं कि आप बच्चों को एआई लैब, कंप्यूटर लैब, रोबोटिक लैब को इस तरह से आप क्या-क्या मैनेज करते हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए ताकि भारत सरकार का भी सपना जो है वो साकार हो सके? देखिए, अभी तो हमारे पास कंप्यूटर लैब है, सारे जो हैं बच्चों के पास लैपटॉप हैं। अभी एआई लैब या रोबोटिक लैब अभी नहीं है। हाँ, अब हमारी अगली जो प्लान है वो ये ज़रूर है कि हम जो है ना रोबोटिक लैब बनाएँ, क्योंकि आने वाला टाइम जो है ना सारा एआई का आ रहा है। कोई भी वारफेयर हो, कोई भी एजुकेशन हो, कोई भी सिस्टम हो, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम करेगी, रोबोट ही काम करेंगे। तो इस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा, स्कूल को नहीं, पूरे देश को आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी आपने देखा, अभी पीछे पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, तो उसके अंदर सारा एआई का कितना बड़ा रोल रहा। कोई कहीं से मिसाइल जा रही है, कहीं पहुंच रही है, किसी को नष्ट कर रही है, सैटेलाइट ऊपर से देख करके आदेश दे रहे हैं। तो आने वाला टाइम जो है ना वो एआई का ही है, तो इसलिए हम हम चाहते हैं। हम बच्चों को पढ़ा के एकेडमिक नॉलेज तो निश्चित रूप से दे देते हैं, रिजल्ट भी उम्दा ले आते हैं। अक्सर स्कूलों में मैंने ऐसा देखा। लेकिन मोरल वैल्यू पर कभी कोई स्कूल ध्यान नहीं दे पाता। देशभक्ति पर कभी कोई स्कूल ध्यान नहीं दे पाता। तो इन चीज़ों पर भी आपका ध्यान रहता है, आपका प्रयास रहता है कि उस तरफ भी बच्चे स्ट्रॉन्ग रहें? इस पे बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है। आप कभी भी आए, सुबह प्रेयर देखें, पूरा राष्ट्रीय गान हमारा, हमारी प्रेयर, हमारे जो है उसके बाद कुछ श्लोक हैं संस्कृत के, वो सारे रोज़ाना रिपीट किए जाते हैं। बच्चे तीन तीन तरह की शपथ लेते हैं कि हम जो है ना कभी भी अंधविश्वासी नहीं रहेंगे। हम चाहे गरीब परिवार में पैदा हुए, लेकिन हम गरीब नहीं रहेंगे। हम अशिक्षित परिवार में रहे, पैदा हुए, पर हम अशिक्षित नहीं रहेंगे। बच्चे शपथ भी लेते हैं, उनको टाइम टू टाइम हम गाइड भी करते रहते हैं। तो इसलिए मोरल टीचिंग हमारी बहुत अच्छी होती है। अभी बिड़ला साहब हैं, वो साल में एक बार हमारे यहाँ लेक्चर दे कर के जाते हैं। अब देखिए वो कितने बड़े आदमी हैं, लेकिन वो मोरल टीचिंग पर ही हमारे बच्चों को हर साल गाइड करते हैं। इसके साथ साथ कुछ हमारे ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर ऊंची पोस्टों पर हैं। जब भी उनको टाइम मिलता है वो हमें टाइम देते हैं और हमारे बच्चों को गाइड करते हैं। हमारे स्वामी जी ये क्या नाम है, अपने पटौदी के भी हमारे एक दो और स्वामी जी हैं। ये भी हमें टाइम टू टाइम आते रहते हैं जब भी ये तो ज़रूरत होती ये है। तो निश्चित रूप से आते रहते हैं। क्या आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कोई सहयोग मिल पाता है कि वो भी आते हैं स्कूल में मोटिवेशन के लिए आगे बढ़े? क्योंकि आपका स्कूल डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया है, तो कोई आया हो जिले का कोई अधिकारी, कोई ब्लॉक का कोई अधिकारी, तो आपको शुभकामनाएं देने के लिए, बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए? सॉरी, मैंने आज तक कभी, अभी पीछे हमने एक फंक्शन में DWO मनीराम जी थे, उनको बुलाया था अपने एनुअल फंक्शन पे। वो तो एक बार आए हैं, बाकी कई बार हम इनवाइट करते हैं। मोस्टली अधिकारी लोग जो है ना वो नहीं आते, और अगर टाइम दे भी देते हैं तो उस दिन फिर कहेंगे हमारी कहीं मीटिंग आ गई, DC साहब ने बुला लिया, और हमारा जो फंक्शन है वो भी रह जाता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे अधिकारी हैं वो खाली हमारे स्कूल नहीं बल्कि सभी गवर्नमेंट स्कूलों में उनको टाइम टू टाइम विजिट करनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, लंबा हो जाएगा। मैं दिल्ली में टीचर था, तो एक दफ़ा हमारे दिल्ली का रिजल्ट 35% आ गया। शीला दीक्षित जी उस टाइम जो है ना CM थी, उन्होंने हमारे डायरेक्टर को बुलाया कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि रिजल्ट एक ही साल में इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन आप जो है ना कोई बीच में दखल नहीं देंगी, ना आपका कोई MLA दखल देगा। उन्होंने कह दिया बिल्कुल ठीक है, ओके। और उन्होंने उसी दिन जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे
रीजनल ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर सबको अपने ऑफिस में बुला लिया, सबके मोबाइल अपनी गाड़ी में रख लिए, और पता नहीं विजिट कौन से स्कूल में कब विजिट होगी, किसी को नहीं पता। तो मतलब 4 दिन में ही पूरी दिल्ली थर्रा गई, और डाइज नाउन कर दो, तनख्वाह रोक दो, शाम को ही रिपोर्ट देनी है प्रिंसिपल ने। क्या हुआ? अगर हमारे अधिकारी या हमारी सरकार ये चाहती है कि हरियाणा एजुकेशन में आगे बढ़े, तो मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि स्कूलों में विजिट कराई जाए, या इनके ऑफिसर्स की, वहाँ खाली ऑफिस में बैठे रहें, ये ठीक नहीं है। अगर वो विजिट करेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। अभी आपके बच्चों ने उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है 10th क्लास के बच्चों ने। अब आप अगले साल अपने आप को कहाँ देखते हैं, या आपने कोई ऐसा एम सेट किया हो कि अगले साल हम यहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे? या तो जिला स्तर पे, या आप जिला स्तर पे तो आप पहुँच ही गए, आप स्टेट लेवल पर, या फिर उससे भी ऊपर का आप सपना देख रहे हो? देखो, सपने तो सब बड़े लेते हैं, लेने भी चाहिए। बड़े सपने लेंगे तभी हम कुछ कामयाब होंगे। मैंने आपको बताया ना कि अभी पहला सपना तो अब हमारा ये है कि 100% मेरिट, हमारे जो बच्चे हैं कोई भी फर्स्ट डिवीजन में पास ना हो, 100% मेरिट हो। दूसरा सपना ये है कि हमारे बच्चे नीट और आईआईटी क्रैक करें, हमारा उधर ध्यान ज़्यादा जा रहा है। और हम, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे नीट आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, हमने उनकी पूरी फीस माफ़ की हुई है। इतना ही नहीं, उनको हमने 12-12 हज़ार रुपए की किताबें ला करके दी हुई हैं, फ्री बांटी हुई हैं। और इसके साथ साथ जो गरीब बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, ताकि वो बच्चे कहीं ना कहीं निकलें। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे 20-30 गांव में कोई आईएएस अफसर अभी नहीं है। तो ये हम पिछड़ रहे हैं इस मामले में। वैसे तो वैसे ही हरियाणा में अब तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। आईएएस अफसर हरियाणा में ही कम निकलते थे, साउथ इंडिया से ज़्यादा निकलते थे। एक सर, आखिरी क्वेश्चन आपसे, कि आसपास में और भी प्राइवेट स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट जिले में बहुत प्राइवेट स्कूल है, बिना मान्यता के भी है, मान्यता प्राप्त भी है। आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो भी इम्प्रूवमेंट करें, ताकि पूरे जिले का इम्प्रूवमेंट हो आपके साथ साथ? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, मैं तो सभी मेरे जितने साथी हैं उनको एक ही बात करना चाहता हूँ कि पैसे बटोरने की तरफ ध्यान कम दें, और बच्चों की एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। जब बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, अपने आप ही पैसा आप लोगों के पास बढ़ जाएगा। और फीस अपने नॉमिनल रखें, जो हर बच्चा पे कर सके। अगर ज़्यादा फीस रख ली तो अमीरों के ही बच्चे एजुकेशन अच्छी प्राप्त कर पाएंगे, गरीबों के नहीं। हमने खुद अपने स्कूल के अंदर बहुत नॉमिनल फीस रखी है। आप हमारी फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि आप स्कूल कैसे चलाते होंगे। तो मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप अपनी मेहनत करिए, आप प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, आप फीस को कम रखिए। सुबह से शाम तक जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं कि ये बच्चे जो टैलेंटेड हैं, उनको प्रोत्साहन के साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ती है तो उनको फाइनेंशियल हेल्प भी कीजिए, ताकि वो और आगे बढ़े। और हमारा तो ऐसा है जी, हम तो 12वीं पास करने के बाद भी हमारे बच्चे टच में रहते हैं, और उनको वहाँ भी मदद पहुँचाते हैं। आपसे मांग लेंगे, किसी और से मांग लेंगे, हमें आदत पड़ रही है पैसे मांगने की। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो बच्चे किसी तरह से रुके नहीं, पैसे के कारण नहीं रुके। थैंक यू सर। आज हमने बात की बीएमबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल डाडावास के मैनेजर से। उन्होंने बड़े बेबाकी से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। कहा कि फीस बटोरने पर उनका ध्यान नहीं रहता, बच्चों को आगे ले जाने पर उनका ध्यान रहता है, नीट और आईआईटी क्रैक कराने पर उनका पूरा फोकस रहता है। अब आगे स्टेट लेवल का सपना ये देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये स्कूल ही नहीं, अगर इसी रास्ते पर चढ़े तो पूरा गुड़गांव जिला आगे बढ़ जाएगा। पत्रिका संवाद में मैं डॉक्टर यशपाल यादव।